प्यारे बच्चों, स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण जो है उसको शुरू करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी भाषा जो है उसको जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो उसको लिखने और बोलने का एक बहुत ही शुद्ध रूप होता है। उसको किस तरह से प्रयोग करना है, उसको किस तरह से बोलना है या लिखना है, तो उसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ उसके रूल्स हैं, उनका पता हमें होना चाहिए। तो हर एक भाषा का अपना अपना व्याकरण है, अपने अपने नियम हैं। तो आज हम हिंदी भाषा का जो व्याकरण है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्याकरण है क्या। भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। जो शास्त्र हमें ये बताता है कि भाषा का शुद्ध रूप क्या है और उसका शुद्ध प्रयोग क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है इस हिंदी व्याकरण में वो है भाषा। ठीक है। अब भाषा होती क्या है? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। मतलब ऐसा साधन जिससे हमारे अंदर जो भाव हैं या हमारे जो विचार हैं उनको हम कुछ तरीकों के जरिए, और वो तरीके क्या है, बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। ठीक है। भाषाएं अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, फ्रेंच। ठीक है। तो ये अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है। तो आइए अब पढ़ते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा जब बोलकर व सुनकर दूसरों के साथ अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मतलब जब हम विचार जो है, अपने विचार, अपने भाव जो है बोलकर, ठीक है, बोलकर जो है वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। जैसे कोई नेता है, वो भाषण दे रहा है, ठीक है, या फोन पर आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, या इसी तरह आपके सुबह की जो प्रार्थना होती है, ठीक है, उसमें आपके मुख्य अध्यापक या जो प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य है, वो आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ठीक है। तो वो क्या है, बोलकर, मौखिक रूप से वो आपको अपने विचार जो है आपके पास पहुंचा रहा है। दूसरा है लिखित भाषा। अपने मन के भावों को जब हम लिख कर व्यक्त करते हैं तब उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जब आप लिखकर जो है अपने भाव या अपने विचार जो है, ठीक है, उनको व्यक्त करते हैं, उनको बताते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्र हो गए आपके, या पत्र लेखन, जब आप पत्र लिखते हैं किसी को, ठीक है, या नोटबुक पे आप नोट करते हैं कोई चीज, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा। फिर आती है आपकी सांकेतिक भाषा। ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को बिना बोले या लिखे केवल इशारों से व्यक्त करता है तो वह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। ठीक है। मतलब ना बोलेगा ना लिखेगा, केवल इशारे करेगा। ठीक है। तो उस भाषा को हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। जैसे मान लो ट्रैफिक पुलिस आपने देखी होगी, ठीक है, वो क्या करती है, अपने हाथ के इशारे से ही पूरी यातायात का नियंत्रण करते हैं। इसी तरह से जो छोटा बच्चा होता है वो रोता है, मान लो उसको भूख लगी है तो वो रोता है, तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है। ठीक है। तो रोता हुआ भूखा बच्चा जो है वो अपने संकेतों से बताता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सांकेतिक भाषा। समझ गए? अच्छा, कोई भी भाषा हो उसको लिखने की अपनी अलग विधि होती है। ठीक है। और उसी विधि को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अगर हमारे पास लिपि ना हो तो हम
भाषा को लिख नहीं सकते हैं, बोल सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं। तो लिखने के लिए, ठीक है, या बातचीत के लिए भी हमें किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई तरीका चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके को ही हम क्या कहते हैं, लिपि। जैसे लिपि की जो परिभाषा है वो है हर भाषा को लिखने की एक अलग विधि होती है, इसी विधि को लिपि कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है, आप जानते हैं, देवनागरी है। और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। उर्दू की लिपि फारसी है। ये लिपियां हैं, इन्हीं के प्रयोग से हम भाषा को लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है, जब हम लिपि की बात करते हैं तो लिपि में वर्ण विचार की बात जो है वो सामने आती है। सबसे पहले वर्ण होता क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सकते, मतलब जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर, स्वर क्या होता है, जो वर्ण दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। मतलब ये वर्ण जो है, इन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये है स्वर, ठीक है। फिर आता है व्यंजन। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और ये वर्ण, ये व्यंजन है क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, ठीक है। ये है वर्ण। अब अगर इनको हम देखें तो ये क जो है, ये इसमें क जो है को हलंत रहता है, ठीक है, नीचे का हलंत लगता है। और इसमें उस हलंत को में जब हम अ जोड़ते हैं तो ये पूरा क बनता है। इसी तरह ख, ग, घ जो भी है वो सारे के सारे हलंत होते हैं और उनमें अ जोड़ने से ये पूरा वर्ण जो है, ये व्यंजन जो है वो बनता है। इसी तरह इसमें दो और जिन्हें हम ज्यादातर हम उन्हें स्वरों में ही गिनते हैं, लेकिन वो क्या है, अयोग बा है, ठीक है। और अयोग बा होते क्या है, अयोग बा होते हैं वह ध्वनियां जो ना स्वर हैं और ना व्यंजन, उन्हें अयोग बाह कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अनुस्वार जिसको हम बोलते हैं अंग के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। इसी तरह विसर्ग, अह, अह के पीछे लगे दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। तो अंग जो है वो क्या है, अनुस्वार, और विसर्ग जो है वो आपका, अह जो है वो आपका विसर्ग है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम इस तरह से देखते हैं कि अब हमारे पास व्यंजन हैं कितने, वर्ण हैं कितने। जैसे स्वर जो है वो है 11, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, ये है 11। कुल व्यंजन, व्यंजन कितने हैं, 33, ठीक है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, ज्ञ, ठीक है। ये हमारे क्या है, व्यंजन, ठीक है। इसमें कुल संयुक्त व्यंजन भी है। संयुक्त व्यंजन 3 है, क्ष, त्र और ज्ञ। कुल अयोगवाह कितने हैं, 2 है, अंग और अह। तो ये कुल वर्ण कितने हो गए, 49, ठीक है। अब इन व्यंजनों में हमने देखा क्ष, त्र, ज्ञ और एक श्रो, ये संयुक्त व्यंजन है क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे क्ष जो है वो बना है क जमा शो, इससे बना है क्षो। फिर त्र जो है वो बना है त जमा र। फिर ज्ञ जो है ज जमा अन्य, इससे बना है। और श्र जो है वो बना है श जमा र, तो ये बना है श्रो, ठीक है। एक और चीज, आपने चंद्र बिंदु भी देखा होगा, ठीक है। तो स्वर के ऊपर लगा चंद्र बिंदु, ठीक है, उसको अनुनासिक कहते
हैं, वो क्या कहलाता है? अनुनासिक। ठीक है, जैसे आंख, आंख के ऊपर क्या लगा है? आंख के ऊपर क्या लगा है? चंद्र बिंदु लगा है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम करते हैं सबसे पहले स्वर। ठीक है, वर्ण में सबसे पहले आता है स्वर। इसकी परिभाषा है, जो वर्ण दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। मतलब इनको बोलने के लिए या इनका उच्चारण करने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ, री। ठीक है, तो ये क्या है? ह्रस्व। इनको देखिए, जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो इनको थोड़ा सा समय लग रहा है, जैसे अ, इ, उ, री। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो ये क्या है? ये है दीर्घ स्वर। देखिए, ह्रस्व स्वर में अ कम समय लगा, दीर्घ स्वर में आ ज्यादा समय लगा। ठीक है, तो ये है ह्रस्व और दीर्घ स्वर। फिर आता है, एक है प्लुत, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत कहते हैं। जैसे ओम। अब ये जो प्लुत है इसको लिखा कैसे जाता है? ये जो बीच में 3 देवनागरी में 3 आया है, इस तरह का जो भी आएगा वो कौन सा स्वर होगा? प्लुत स्वर। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। वर्ण व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, वर्ण जो है वो बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं या उनका उच्चारण नहीं हो सकता है। ठीक है, और व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, किनका? स्वर मूलक चिन्ह, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें मात्राएं कहते हैं। ठीक है, व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे मात्राएं कहलाते हैं। जैसे मात्राएं आपको बताई गई हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा है, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। ये मात्राएं जो है इनका प्रयोग करने पर जो है वो जो आपका वर्ण है उसका उच्चारण होता है। वर्ण कौन से? व्यंजन। ठीक है, अच्छा व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न अंगों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल 25 स्पर्श व्यंजन हैं। ठीक है, देखिए जो भी आपके व्यंजन, क्योंकि व्यंजनों में आपका जो है वो आपके मुंह का काम है, उच्चारण में मुंह का काम है, उसमें जीभ हो गए, दांत हो गए, होंठ हो गए, आपका कंठ हो गया। ठीक है, इनका क्या है? प्रयोग होता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे जब आपकी जीभ लगती है उससे अलग अलग क्या है? ध्वनि निकलती है, उच्चारण होता है। ठीक है, तो ये है स्पर्श व्यंजन। इनमें देखिए कवर्ग के 5, चवर्ग के 5, टवर्ग के 5, तवर्ग के 5 और प वर्ग के 5 व्यंजन जो हैं वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक है, दूसरा है अतंस्थ अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत तथा होठों के परस्पर स्टारे से होता है, परंतु उच्चारण में कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। हिंदी में 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, य, र, ल, व। अगर आप इन वर्णों को, इन व्यंजनों को अगर आप बोलेंगे
तो इसमें जो आपकी चाहे जीभ है, तालु है, दांत है, होंठ है, वो पूरी तरह से स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। फिर है आपका ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का प्रयोग करते समय मुंह से गर्म वायु के निकलने का अनुभव होता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के हैं, ठीक है। जैसे श, 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 ह, ठीक है। अब ये क्या है, जब आप इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो आप ऐसा करिए, अपने मुंह के आगे हाथ रखिए। फिर देखिए, जब भी आप इन व्यंजनों का, ये 4 व्यंजन हैं श, श, स, ह, इनको जब भी आप उच्चारित करेंगे तो आपके मुंह से गर्म वायु निकलेगी, ठीक है। तो इसको, इन्हें कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब आगे आते हैं जो रो की मात्रा है, ठीक है। बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं उच्चारण में, रो की मात्रा का, ठीक है। तो रो की मात्रा 3 तरह से जो है वो लिखी जाती है। एक जो सिर के ऊपर लगती है, एक वर्ण के पैरों पे लगती है, और एक वर्ण के पैरों पे बाईं ओर को लगती है, ठीक है। तो इनका उच्चारण कैसे करना है, जैसे पहला है आपका, यह मात्रा वर्ण के सिर पर लगती है, जैसे सूर्य, कर्ण। यहां पे य और ण जो वर्ण है, इनके सिर के ऊपर रो की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। तो इनका उच्चारण करने के लिए क्या करना है, इस तरह के शब्दों का उच्चारण करने के लिए यह याद रखें कि जिस वर्ण के ऊपर यह मात्रा लगी हो उस वर्ण से पहले रो का उच्चारण होता है। जैसे सूर्य, देखिए यो के ऊपर रो लगा है, लेकिन इसका उच्चारण जो है यो से पहले हो रहा है, सूर्य, 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 कर्ण, कर्ण, ठीक है, समझ गए। अच्छा, दूसरा है जो पैरों में लगी होती है, ठीक है, 2 इसमें डंडे लगे होते हैं, ठीक है। तो यह मात्रा वर्ण के पैरों में लगती है, जैसे ट के साथ लगी हुई है, और दूसरा शब्द जो राष्ट्रीय है इसमें भी ट के साथ लगी हुई है। अब इस तरह के रो को किस तरह से उच्चारित करना है, इस तरह के शब्दों का उच्चारण करने के लिए यह याद रखें कि जिस वर्ण के साथ यह मात्रा लगी हो रो का उच्चारण भी उसी वर्ण के साथ होता है। जैसे ट्रक, राष्ट्रीय, ट्र, मतलब ट और र साथ में उच्चारित हो रहे हैं, इसमें अलग अलग नहीं हो रहे। ट्रक, राष्ट्रीय, ठीक है, ट्रंप, ठीक है। तो इस तरह से। अच्छा, तीसरा है आपका जो आपके वर्ण के पैरों पे लगी होती है, लेकिन बाईं तरफ को होती है, जैसे चंद्र, द्रव, क्रम, ठीक है। तो इस तरह के रो को कैसे उच्चारित करना है, इस तरह के शब्दों का उच्चारण करने के लिए याद रखें कि जिस वर्ण के पैरों में यह मात्रा लगी हो रो का उच्चारण उस वर्ण के उच्चारण के बाद आता है। जैसे चंद्र, द्र, दर, मतलब द के बाद रो आया, फिर इसमें दूसरे में द्रव, द के बाद रो आया, द्रव, द्रव, करम, ठीक है, करम, ठीक है, क के बाद रो आया, क्रम, समझ गए। तो इनका उच्चारण इस तरह से करना है। आगे वर्णों के जो उच्चारण स्थान है वो कहां क्या है, ठीक है। उच्चारण स्थान क्या होते हैं, उच्चारण स्थान होते हैं मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं, ठीक है। मतलब जिस भाग से, मुंह के जिस भाग से, चाहे वो दांत से हो, चाहे वो होंठ से हो, चाहे कंठ से हो, चाहे जीभ से हो या जीभ तालु से हो, ठीक है, तो उस स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। ये तालिका दी है, उच्चारण स्थान है, उच्चारण है, कहां से होता है, स्वर, व्यंजन, ठीक है। पहला है आपका उच्चारण स्थान कंठ। ये कैसे होता है, कंठ और जीभ का निचला भाग, ठीक है, ये जुड़ता है तो कंठ से उच्चारण होता है। स्वर कौन कौन से हैं जो कंठ से उच्चारित होते हैं, अ, आ, अह, ठीक है। और व्यंजन, व्यंजन क वर्ग, ठीक है, क ख ग घ अंग और ह, ठीक है, ये जो है ये कंठ से उच्चारित होते हैं। तालु, तालु और जीभ, ठीक है, इसमें मिलते हैं तब ये उच्चारित होते हैं। स्वर है इसमें इ और ई, और व्यंजन च वर्ग वाले, च छ ज झ ञ और य और श, ठीक है। फिर है आपका मूर्धा, इसमें मूर्धा और जीभ
री 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 री, ठीक है, ये स्वर। और व्यंजन टवर्ग वाले ट ठ ड ढ ण, ठीक है, और साथ में र और श, ठीक है। दंत, दांत और जीभ से मिलके ये उच्चारित होते हैं। इसमें स्वर है लरी। ये जो लरी मैं लिख रहा हूं और ऊपर एक री लिखा हुआ है, ये जो वर्ण हैं ये संस्कृत भाषा में आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं इनको भी यहां पे लिख रहा हूं ताकि आपको वहां भी समझ में आ जाए। तो लरी, ठीक है, और व्यंजन है तवर्ग त थ द ध न और साथ में ल और स, ठीक है। फिर है आपका ओष्ठ। ओष्ठ दोनों होंठ, इसके लिए उ उ ऊ, ठीक है। देखिए आप जब इनका उच्चारण करेंगे तो आपके होंठ जो है उनका क्या है आकार बदलेगा। फिर व्यंजन कौन कौन से हैं? प फ ब भ म, ठीक है। आगे आता है छठा कंठ तालु। ये कंठ तालु और जीभ ये जब आपस में मिलते हैं तब ये इनका उच्चारण होता है। और इसमें व्यंजन कोई नहीं है, से केवल स्वर है। वो कौन से स्वर हैं? ए और आई, ठीक है। फिर है आपका कंठोष्ठ। कंठ और होंठ जब मिलते हैं तो इसमें भी स्वर ही है। कौन से हैं? ओ और औ। फिर है आपका दंतोष्ठ। दांत और होंठ जब मिलते हैं, स्वर कोई नहीं है इसमें, व्यंजन है एक और वो है व। कौन सा? व। जब आप होंठ और ऊपर वाला जो दांत है उनको जब मिलाते हैं तब बनता है व, ठीक है। नीचे वाला होंठ और ऊपर वाले दांत जब आपस में मिलते हैं तब इसका उच्चारण होता है। तो इस तरह से वर्णों के 8 उच्चारण स्थान हैं। कौन कौन से? कंठ, अ आ आहा ह और कवर्ग, तालु इ ई चवर्ग और य श, मूर्धा री री टवर्ग और र और श, दंत लरी त थ तवर्ग और ल और स, ओष्ठ उ ऊ पवर्ग, ठीक है। फिर कंठ तालु ए ऐ, कंठोष्ठ ओ औ, दंतोष्ठ व, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्णों का ज्ञान, ठीक है। मुझे आशा है कि ये जो आपको मैंने अभी ग्रामर, भाषा, लिपि, वर्ण और वर्णों के भेद बताए और उनका उच्चारण स्थान बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा। और मुझे आशा है कि आप इसको पढ़ेंगे सही ढंग से और हिंदी भाषा का ज्ञान अर्जित करेंगे। धन्यवाद।